नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े एक चर्चित टॉपिक पर बात करेंगे। दरअसल पिछले दिनों इसरो ने, ये जो कि भारत का एक अंतरिक्ष संगठन है, इस संगठन ने चंद्रयान 2 से संबंधित कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है इसी पर आधारित होगी कि चंद्रयान 2 ने कौन से ऐसे दस्तावेज भेजे हैं और इसका हमारे लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आगे के समय में, और इसरो इस मामले में क्या कुछ कह रहा है, और चंद्रयान 2 से संबंधित बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर आज की चर्चा में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज की चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह खबर है क्या। जैसा कि मैंने शुरू में भी इंडिकेट किया, इस खबर को हम एक नज़र देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के सफ़र की। चूँकि हमारी आज की चर्चा चंद्रयान 2 पर ही टिकी हुई है, इसलिए हम चंद्रयान 2 की शुरुआत कैसे हुई, अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद समझेंगे कि इस मिशन के जरिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ ऐसे डाटाज भेजे गए हैं वहाँ से। चंद्रमा का जो ये चंद्रयान ऑर्बिट में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उस माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर इस डाटा का क्या योगदान हो सकता है, और सबसे बाद में हम समझेंगे कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल कर सामने आ रहा है, और अंत में हम इस पूरे चर्चा के आधार पर एक सवाल रखेंगे। तो आइए देखते हैं खबर क्या है। खबर के स्तर पर यदि बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट के तौर पर देख रहे हैं, हमने दिया है कि व्हाट चंद्रयान 2 हैज सेंट, है ना, यानी कि चंद्रयान ने क्या कुछ भेजा है। इस पर हमारी चर्चा की जो बुनियाद है आज की टिकी हुई रहेगी। तो आइए देखते हैं। चंद्रयान 2 के सफ़र की यदि बात करते हैं तो इसकी सफ़र की शुरुआत होती है 22 जुलाई 2019 को, जब चंद्रयान मिशन को भेजा गया था। कहाँ? चंद्रमा पर, है ना। आपको पता होगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा के अलावा और भी कई ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि पृथ्वी के द्वारा इसकी कक्षा में भेजे जाते हैं, लेकिन वो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है ना। तो इस हिसाब से यदि मैं कहूँ कि चंद्रयान 2 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय अंतरिक्ष योगदान के कॉन्टेक्स्ट में, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने जो डेट आपको दिया है 22 जुलाई 2019, उस दिन चंद्रयान 2 को भेजा गया था। किससे भेजा गया था? GSLV Mark 3 के जरिए, GSLV Mark 3 के जरिए इसे भेजा गया था। कहाँ पर? तो चंद्रमा पर इसे भेजा गया था। हुआ क्या कि 7 सितंबर 2019 को इसे लैंड करने की योजना थी, और हुआ उस दौरान जो लैंडर और रोवर इसके साथ, इस स्पेसशिप के साथ भेजा गया था, इस स्पेस क्राफ्ट के साथ भेजा गया था, उसका संपर्क टूट गया, और जो प्लानिंग थी इसरो की, वह प्लानिंग जो है सफल नहीं हो सकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी की पूरी जो योजना थी, पूरा का पूरा जो मिशन था, वह मिशन पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ। लैंडर और रोवर के संपर्क से टूटने के बावजूद भी जो ऑर्बिटर है वह चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है, और अभी भी बहुत सारे डाटाज वो भेज रहा है। इन्हीं डाटाज को कंपाइल करके हाल ही में इसरो ने प्रकाशित किया है, और इसी पर आज की हमारी चर्चा बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो ये स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था उस दौरान उसे सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करवाने की बात कही गई थी, है ना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या हुआ? एक होता है हार्ड लैंडिंग और एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये प्लानिंग की गई थी, इसरो के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी कि हम जो अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं GSLV Mark 3 के जरिए, इसमें हम क्या करेंगे कि हम चंद्रमा की सतह पर बहुत ही स्मूथली धीरे धीरे इसे हम उतारेंगे, और वहाँ से लैंडर और रोवर जो है वो निकल करके और अपना काम करना शुरू करेंगे। तो यह जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को सॉफ्ट लैंडिंग की संज्ञा दी गई थी, और यह इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाना था, है ना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ना कि उसके इक्वेटोरियल रीजन पर। चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन पर सामान्यतः जो परिस्थितियां होती हैं वो बहुत ही अनुकूल, बहुत ही आसानी से
किसी भी अंतरिक्ष यान के उतरने लायक परिस्थितियां होती हैं। कारण ये है कि वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, क्रेटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं जिन्हें वहाँ पर क्रेटर के तौर पर जाना जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर अंतरिक्ष यान आसानी से उतारे जा सकते हैं और उतारे भी गए हैं इस पार्टिकुलर रीजन के आसपास, या तो इसके इक्वेटर के नॉर्थ में या फिर साउथ में, है ना, उत्तर या दक्षिण में कई अंतरिक्ष यान कई देशों ने उतारे हैं वहाँ पर। लेकिन भारत की योजना थी कि वहाँ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास में इस स्पेस क्राफ्ट से को उतारने की, है ना। लेकिन यह जो स्थिति थी ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर की जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। वहाँ पर कई महत्वपूर्ण बड़े बड़े कहे जा सकते हैं कि क्रेटर विद्यमान थे और ज़मीन बहुत ही उबड़ खाबड़ वहाँ पर रहती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, तो इस कारण से वहाँ पर जो है इस स्पेस क्राफ्ट को सही तरीके से आसानी से उतारना, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और अंततः ये पूरा नहीं हो सका था, है ना। तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का मकसद क्या था, इसका महत्व क्या था। महत्व इसलिए था क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो स्थितियाँ थी, जो मिट्टी या फिर चट्टान वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ उनका अध्ययन करके चंद्रमा की सतह के बारे में, चंद्रमा के पर्यावरण के बारे में और सौरमंडल की शुरुआत की स्थिति के बारे में अच्छे से जानकारी जुटाई जा सकती थी, उसका अध्ययन किया जा सकता था। क्योंकि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वह दक्षिणी ध्रुव कॉम्परेटिवली चंद्रमा के बाकी हिस्सों से वहाँ का जो वातावरण है वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो अन्य स्थानों से, चंद्रमा के अन्य स्थानों से अधिक जो है जटिल है और वहाँ की जो चट्टान है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो कहीं अधिक ठंडी है, जमी हुई है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि वहाँ पर जो भी ऐसे हमें पदार्थ मिलेंगे उसका अध्ययन करके हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत कैसी रही थी और उसके बारे में हम जानकारी जुटा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोशिश की गई थी सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका था। आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये जो एक इमेज मैंने आप यहाँ पर देने की कोशिश की है, इसमें आप समझ सकते हैं कि ये एक फर्स्ट स्टेप था जिसमें ये जो स्पेस क्राफ्ट था, इस स्पेस क्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजा जाना था और ये साउथ पोल पर इसे लैंड करना था, है ना। लेकिन और उसके बाद जो है ये रोवर जो है लैंडर और रोवर ये उतर जाता और ये अपना काम करना शुरू कर देता। लेकिन ये जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग फुलफिल नहीं हो सकी थी। आगे देखते हैं। आगे 7 सितंबर 2021, चूँकि 7 सितंबर 2019 को ही यह गतिविधि की गई थी और उसके 2 साल पूरे हुए हैं इसी वर्ष 7 सितंबर 2021 को। और उसी दौरान इसरो ने चंद्रयान 2 के माध्यम से जो भी डाटाज भेजे गए हैं उन डाटा को पब्लिश किया है और इसे इसरो ने कहा है कि ये भारत की राष्ट्रीय संपदा है, नेशनल प्रॉपर्टी है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए वैज्ञानिक शोध अनुसंधान के लिए, है ना। इन डाटाज को इतना महत्व दिया जा रहा है इसरो के द्वारा। अभी जो ये डाटाज पेश किए गए हैं, ये डाटाज लूनर साइंस वर्कशॉप 2021 में ये डाटाज पेश किए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं, ये जो दस्तावेज हैं ये क्या कुछ दर्शा रहे हैं। पहला तो ये है कि जल के अणु के प्रमाण वहाँ पर मिले हैं। जल का अणु यानी कि H2O, है ना। पहले भी H2O के बारे में कुछ जानकारियां जुटाई गई थी, लेकिन वर्तमान में चंद्रयान 2 के द्वारा जो जानकारियां जुटाई गई हैं ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुख्ता सबूत ये दे रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के माध्यम से जो अभी पता चला है वहाँ पर H2O यानी जल की उपस्थिति का, तो ऐसा माना जा रहा है कि जल की उपस्थिति चंद्रमा के सभी अक्षांशीय विस्तार में है ना। पहले ऐसा माना जाता था कि चंद्रमा के केवल ध्रुवीय इलाकों में ही जल की मौजूदगी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो ये प्रमाण जुटाए गए हैं इससे पता चल रहा है कि चंद्रमा पर सभी अक्षांशीय विस्तार पर जल की मौजूदगी हो सकती है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण डाटा भेजा गया है चंद्रयान 2 के द्वारा। पहले की यदि मैं बात करूं तो चंद्रयान 1 जो 2008 में भेजा गया था, इसमें भी
ऐसी संभावना जताई गई थी कि वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर जल की मौजूदगी है, लेकिन वह बहुत ही पुख्ता नहीं था वहाँ पर। इसलिए उस दौरान इसे पुख्ता नहीं माना जा रहा था, क्योंकि OH और H2O दोनों की संभावना जताई जा रही थी। OH यानी कि हाइड्रोक्साइल जो पदार्थ होता है, OH जो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी उपस्थिति या फिर H2O, इन दोनों में से किसी की भी संभावना जताई जा रही थी उस दौरान, चंद्रयान 1 को जब भेजा गया था। इसे कब भेजा गया था? तो 2008 में, ठीक है। तो इससे कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी कि हाँ सही में जल की उपस्थिति है या नहीं है। इसके अलावा नासा के भी कुछ अभियान भेजे गए थे, जैसे कि क्लेमेंटाइन और लूनर प्रोस्पेक्टर। इन्होंने भी कुछ संकेत दिए थे कि जल की मौजूदगी चंद्रमा पर हो सकती है। लेकिन वर्तमान में चंद्रयान 2 ने जो ये प्रमाण भेजे हैं वो बहुत ही पुख्ता माने जा रहे हैं, और इससे आगे जो है इसके बारे में शोध और अनुसंधान को बहुत मदद मिल सकती है। आगे देखें, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि गौण तत्वों की जानकारी भी इस माध्यम से ली गई है, चंद्रयान 2 के माध्यम से ली गई है। इसके लिए क्लास नाम का एक पेलोड जो भेजा गया था चंद्रयान 2 के साथ में, इस क्लास के माध्यम से ये पता लगाया गया है कि चंद्रमा की सतह पर गौण तत्वों की उपस्थिति है। गौण तत्व यानी कि जैसे क्रोमियम, और मैग्नीज। क्रोमियम और मैग्नीज, तो इनकी उपस्थिति वहाँ पर पाई गई है, और इससे वहाँ पर जो तत्वों की उपस्थिति है, जो गौण तत्व हैं, इन जैसे जो गौण तत्व हैं या फिर जो अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा रहा है, और इससे चंद्रमा के सतह के अध्ययन में और आसानी मिल सकती है और सहूलियत हो सकती है। इसके अलावा और क्या देखा जा रहा है, तो चंद्रमा की सतह का मानचित्रण भी किया गया है। इसके माध्यम से लगभग 95% मानचित्रण किया गया है, मैपिंग की गई है। तो इससे चंद्रमा की सतह का आकलन करने में और आसानी हो सकती है वैज्ञानिकों को। आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है। आगे सौर ज्वाला का अध्ययन किया गया है। सौर ज्वाला का मतलब सोलर फ्लेयर्स। तो चंद्रयान 2 के साथ जो पेलोड भेजा गया है उसके माध्यम से वहां मौजूद सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन किया जा रहा है, और इससे सूर्य की कोरोना की गर्मी का अध्ययन करने में आसानी होगी, और यह पता लगाने में ये मदद मिल सकती है कि आखिर सूर्य की कोरोना गर्मी के क्या कुछ कारण हो सकते हैं, है ना। तो ये कुछ जानकारियां जुटाई गई हैं, और इसी के आधार पर इसरो ने ये डाटा पब्लिश किए हैं। आगे देखते हैं। तो कुल मिला के यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में 2-3 चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। एक तो कि चंद्रमा के विशेष अध्ययन में इससे मदद मिल सकती है। चंद्रमा की सतह, चंद्रमा के पर्यावरण और इनर सोलर सिस्टम यानी आंतरिक सौरमंडल, इनके बारे में अच्छे से जानकारी जुटाई जा सकती है। चंद्रमा की सतह के बारे में और अच्छे से शोध किया जा सकता है। चंद्रमा के पर्यावरण को समझने में आसानी हो सकती है, और इनर सोलर सिस्टम यानी आंतरिक सौरमंडल की शुरुआत में क्या स्थितियां थी, कैसे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, कि या क्या उन समय की परिस्थितियां थी, इसको समझने में आसानी हो सकती है। इसके अलावा आगामी मिशनों के लिए जो भी चंद्रमा को लेकर के आगामी मिशन हो सकते हैं विभिन्न देशों के द्वारा या फिर अंतरिक्ष संगठनों के द्वारा, उसमें हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2023-24 में लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की बात की जा रही है। भारत और जापान के अंतरिक्ष संगठन मिलकर के लूपेक्स की योजना बना रहे हैं, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन की बात की जाएगी और वहां पर एक बेस स्थापित करने की बात की जाएगी इस मिशन के माध्यम से, लूपेक्स के माध्यम से।
आगे अर्टेमिस नाम का जो एक मिशन है, ये नासा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा के द्वारा अर्टेमिस मिशन संचालित किया जा रहा है और इसकी योजना है कि 2024 तक वहाँ पर मानव मिशन भेजा जाए। ठीक है, ह्यूमन मिशन वहाँ पर भेजा जाए चंद्रमा पर। किसकी योजना है? तो नासा की योजना है। अगला ILRS यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की स्थापना करने की बात की जा रही है चाइना के द्वारा। ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऐसे मिशन हैं जिनको ये जो आज हालिया जो अध्ययन है, ये अध्ययन इन मिशनों को कामयाब करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आगे हम बात करें तो चंद्रयान 3 का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसरो ने यह योजना बनाई है कि अगले साल यानी 2022 तक चंद्रयान 3 को हम लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 2 में जो हमें सफलता नहीं मिल सकी थी, हम चाहेंगे कि चंद्रयान 3 से हमें वो सफलता हासिल हो सके और हम चंद्रमा के बारे में और अच्छे से विस्तार से जानकारी इकट्ठा कर सकें। अभी चंद्रयान 3 के जरिए जो योजना बनाई जा रही है, अभी ये कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 में हमने क्या किया था, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 उपकरणों को हमने भेजा था। लेकिन अभी जो चंद्रयान 3 भेजने की बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि हम केवल लैंडर और रोवर को ही भेजेंगे, ऑर्बिटर को नहीं भेजेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा उस समय प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सका था, वो हमारा प्लान इस बार सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरीके की बात की जा रही है इसरो के द्वारा और इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि चंद्रयान 2 ने जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स, जो डाटाज भेजे हैं, जो इसका दस्तावेजीकरण इसरो ने किया है, ये आगामी मिशनों को और बेहतर मुकाम दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, है ना। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि चंद्रयान 2 का जो मिशन 2019 में भेजा गया था, ये पूरी तरीके से विफल नहीं रहा था, बल्कि इसने अपनी सफलता वर्तमान में साबित की है ना। तो इस तरीके से हमारी आज की जो चर्चा है यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, वो सवाल एक नज़र देख लीजिए। सवाल है, चंद्रयान 2 ने जो आंकड़े भेजे हैं, वो उससे यह साबित होता है कि यह मिशन पूरी तरह विफल नहीं रहा। चर्चा कीजिए। सवाल बहुत ही सीधा है, आपको बताना होगा कि चंद्रयान 2 को भेजने का मकसद क्या था और उसमें क्या कुछ अड़चन सामने आई थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि चंद्रयान 2 ने वर्तमान में जो डाटा भेजे हैं, वो कौन कौन से डाटा हैं और उनका उपयोग आगामी मिशनों की सफलता के लिए हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो उत्तर होगा ये पूरा हो जाएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।